वेलकम टू एस बी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है उसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें जो 9th-10th में पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी पढ़ने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन ये भी हैं जो कि हमने डिटेल में क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आप चाहो तो रिवीजन करने के लिए एक बार उसे देख सकते हैं। मेन जो टॉपिक है हम लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला मेन टॉपिक है मोल। मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है और ये लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग डजन बोलते हैं, डजन का मतलब होता है 12। चाहे 1 डजन अगर हमारे पास बनाना है तो 12 बनाना होगा, 1 डजन पेन है तो 12 पेन होगा। उसी तरह 1 मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है तो इतने नंबर होंगे और इसी नंबर को बोलते हैं वोगैड्रो नंबर। ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मतलब 1 मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एंटिटीज़ होंगे। एंटिटीज़ में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कुछ भी हो सकता है और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास मास दिया है तो सबसे पहले मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है और मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम एसटीपी पे दिया है और लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, और अगर मिलीलीटर में हो तो ये 22,400 होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ लॉ डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब है जो मास है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन 12 ग्राम है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होगा बाय मास, चाहे उस कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर रेशियो निकाल लें या परसेंटेज निकाल लें, दोनों में कोई भी निकाल सकते हो, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन ऑलवेज होगा। तो वाटर किसी भी तरीके से बनाया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ऑलवेज 1:8 आएगा। और अगर परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज भी हमेशा फिक्स होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है अगर दो एलिमेंट, व्हेन 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, अगर 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स हो और अगर वो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन कर रहा है तो उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो व्हेन 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, एक एलिमेंट का मास फिक्स है और एक एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए CO और CO2 है, इसमें 12 ग्राम कार्बन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो एक एलिमेंट कार्बन का मास फिक्स है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर निकालो 16:32 दैट इज़ 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ वैसे और भी लॉज हैं इसमें। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो लॉ बोलता है जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। और एक है गे-लुसैक लॉ जो बोलता है अगर प्रेशर और, हाँ ये भी एवोगैड्रोज लॉ में भी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद गे-लुसैक लॉ है, गे-लुसैक लॉ में भी बोलता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैसियस रिएक्शन में जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, मोल के रेशियो निकाल के किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट बनेगा या कितना कंज्यूम होगा वो निकालते हैं। उसके लिए पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसको निकालने का शॉर्ट मेथड मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। कार्बन मान लो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? वैसे लिमिटिंग रिएजेंट देखने में अगर मास कंपेयर करोगे तो कार्बन कम है, ऐसे नहीं निकालना। ऐसे में हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, ये तरीका सही नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए पहले मोल निकाल लेंगे। तो कार्बन का मोल कितना होगा, गिवन मास
कार्बन का मोलर मास 12, तो कार्बन के मोल हो गए 1 मोल। ऑक्सीजन का मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया 0.5 मोल। अब सबके मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बैलेंस्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट होगा, उससे डिवाइड कर दो। कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया। तो अब दोनों में जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में कम 0.5 है, दैट इज ऑक्सीजन होगा। अब जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे या कौन सा रिएक्टेंट बचेगा, ये हमारा बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, कार्बन बचेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे। ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। इट शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का है। तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो इसका सिंपल रेशियो 1:2:1 होगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हो गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट कंपोजिशन बताएगा। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, इसका मतलब है इसमें कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6 हैं। और इसमें जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इक्वल होता है एक इंटीजर इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। और ये इंटीजर जो n है ये निकालेंगे हम लोग मोलर मास, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला मास से। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का मोलर मास, इसी एग्जांपल को लेते हैं, 180 है, और CH2O का एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा 12 + 2 + 16 30, तो ये डिवाइड होकर 6 हो गया। तो देखो C6H12O6 इक्वल होगा 6 × CH2O के। ठीक है, और इस तरह से ये रिलेशन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। अब देखो सबसे पहला है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर इसे ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जो हमारे पास सॉल्यूट है, इसका मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एक डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिस सब्सटेंस का मास लेंगे उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मास लेंगे सॉल्यूट का ग्राम में, वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, तो मास और वॉल्यूम अलग अलग सब्सटेंस का है, तो इसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक डेंसिटी के बाद एक होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाय 2। कभी कभी क्वेश्चन में मोलर मास के बदले वेपर डेंसिटी दे देगा, तो मोलर मास कैसे निकालोगे, 2 × वेपर डेंसिटी से। ठीक है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास, जो वेट ऑफ सब्सटेंस है ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर, जिसे हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। n फैक्टर एसिड के लिए होता है कितना, उसके पास रिप्लेसेबल H+ आयन है, बेस के लिए होता है रिप्लेसेबल OH- आयन, और सॉल्ट के लिए आइदर कैटायन और एनायन का जो टोटल चार्ज है। ठीक है, अब मोलरिटी है, मोलरिटी निकालते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। मोल निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद है मोलेलिटी। मोलेलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, और परसेंटेज अगर निकालेंगे, जैसे % W/W, इसे % बाय मास बोलते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में, × 100%। % मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे हम लोग ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, × 100%। % V/V, मतलब V/V का मतलब है % बाय वॉल्यूम, ये हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, × 100%। ठीक है, अब देखो ग्राम पर लीटर का मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन होता है, मोलरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ, जिसे ग्राम पर लीटर लिखा जा रहा है। और अगर नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉर्मेलिटी या मोलरिटी में जो रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी × n फैक्टर।
मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब डेंसिटी के साथ मोलरिटी और मोलेलिटी में भी रिलेशन आता है। ये रिलेशन लिखेंगे 1/मोलेलिटी इक्वल्स टू डेंसिटी बाय मोलरिटी माइनस मोलर मास, ये लेंगे हम लोग सॉल्यूट का, अपॉन 1000। अब देखो मोलेलिटी तो मोल पर केजी में होगा, डेंसिटी ग्राम पर ml में होगा, ग्राम पर मिलीलीटर में, और मोलरिटी मोल पर लीटर होता है, मोलर मास तो ग्राम पर मोल में ही होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग परसेंट बाय मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंट बाय मास मोलरिटी से जो रिलेशन होता है इसमें डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकते हैं। एक्स जो है परसेंट बाय मास है, इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसे डिस्कस करेंगे।